भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 405C, जो अभियुक्त और जमानतदारों का बंधपत्र बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज से संबंधित है। धारा 450 से बंधपत्र के निष्पादन की प्रक्रिया और शर्तें। यह धारा उस प्रक्रिया को विस्तृत करती है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जमानत या व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाता है। यह बताती है कि बंधपत्र कैसे निष्पादित किया जाएगा, उसकी शर्तें क्या होंगी और जमानतदारों की पर्याप्तता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। डिफाइन बंधपत्र का निष्पादन और उपस्थिति की शर्त। एक, किसी भी व्यक्ति को बंधपत्र बॉन्ड या जमानत बंधपत्र बेल बॉन्ड पर रिहा करने से पहले ऐसी धनराशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा जिसे पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त समझता है। यह बंधपत्र उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा और जब उसे जमानत बंधपत्र पर रिहा किया जाता है तो एक या अधिक पर्याप्त जमानतदारों द्वारा भी निष्पादित किया जाएगा। यह इस शर्त पर आधारित होगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होगा और जब तक पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक उपस्थित होता रहेगा। सरल शब्दों में, ओ किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले, चाहे वह व्यक्तिगत बंधपत्र पर हो या जमानतदार के साथ, उससे एक बंधपत्र भरवाया जाएगा। ओ इस बंधपत्र में एक निश्चित धनराशि लिखी होगी जिसे पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझेगा। ओ कौन निष्पादित करेगा? व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा होने पर स्वयं अभियुक्त, जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त और एक या अधिक पर्याप्त जमानतदार। और मुख्य शर्त, बंधपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि अभियुक्त को बंधपत्र में बताए गए समय और स्थान पर न्यायालय या पुलिस के सामने पेश होना होगा और जब तक कोई नया आदेश न मिले तब तक वह ऐसा करता रहेगा। महत्व, यह अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्राथमिक साधन है और यह न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। जमानत की शर्तें बंधपत्र में शामिल होंगी। जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो बंधपत्र या जमानत बंधपत्र में वह शर्त भी शामिल होगी। सरल शब्दों में, यदि अदालत ने जमानत देते समय कोई विशेष शर्त लगाई है, जैसे देश न छोड़ना, गवाहों से छेड़छाड़ न करना, तो वह शर्त भी बंधपत्र में स्पष्ट रूप से लिखी होगी। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त और उसके जमानतदार उन सभी शर्तों से अवगत हों जिनका उन्हें पालन करना है और उल्लंघन की स्थिति में दायित्व स्पष्ट हो। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय आदि में पेश होने की बाध्यता। 3, यदि मामले की ऐसी आवश्यकता होती है तो बंधपत्र या जमानत बंधपत्र जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या अन्य न्यायालय में आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाए जाने पर पेश होने के लिए भी बाध्य करेगा। सरल शब्दों में, कुछ मामलों में बंधपत्र में यह भी लिखा जा सकता है कि अभियुक्त को केवल निचली अदालत ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में भी पेश होना होगा यदि उसे आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, जैसे अपील के दौरान। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपनी उपस्थिति से पीछे न हटे, खासकर जब मामला उच्च न्यायालयों तक जाए। 4, जमानतदारों की पर्याप्तता की जांच। 4, यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि जमानतदार उपयुक्त या पर्याप्त, फिट और सफिशिएंट हैं या नहीं, न्यायालय जमानतदारों की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित तथ्यों को साबित करने के लिए शपथ पत्र, अफिडेविट्स स्वीकार कर सकता है या यदि वह आवश्यक समझे तो स्वयं जांच कर सकता है या न्यायालय के अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के संबंध में जांच करवा सकता है। सरल शब्दों में,
ओ अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति जमानतदार बन रहे हैं वे पर्याप्त यानी उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वे बंधपत्र की राशि का भुगतान कर सकें यदि अभियुक्त फरार हो जाए, और उपयुक्त यानी उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो या वे अभियुक्त को भगाने में मदद न कर रहे हों। ओ अदालत यह जांच कैसे कर सकती है? 1. जमानतदारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों को स्वीकार करके जिसमें उनकी संपत्ति आदि का विवरण हो। 2. यदि आवश्यक हो तो न्यायालय स्वयं जांच कर सकता है। 3. या न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि जमानतदार वास्तविक और विश्वसनीय हों, जिससे अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी पुख्ता हो। यह जमानत प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 455 जमानत और बंधपत्र की प्रक्रिया को स्पष्ट और मानकीकृत करती है। यह अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने, जमानत की शर्तों को प्रभावी बनाने और जमानतदारों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे प्रदान करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 496 जो जमानतदारों द्वारा घोषणा डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज से संबंधित है। धारा 436 जमानतदारों द्वारा घोषणा। यह धारा जमानतदारों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालती है। यह सुनिश्चित करती है कि जमानतदार न्यायालय को पूरी और सटीक जानकारी दें कि वे कितने लोगों के लिए जमानतदार बने हुए हैं। इससे न्यायालय को जमानतदार की विश्वसनीयता और पर्याप्तता का आकलन करने में मदद मिलती है। जमानत पर किसी अभियुक्त व्यक्ति की रिहाई के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष एक घोषणा करेगा, जिसमें वह अभियुक्त सहित उन व्यक्तियों की संख्या बताएगा जिनके लिए वह जमानतदार बना है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण दिए जाएंगे। सरल शब्दों में समझने के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त के लिए जमानत दे रहा है तो उसे कोर्ट के सामने एक घोषणा डिक्लेरेशन करनी होगी। इस घोषणा में उसे यह बताना होगा कि वह अभी तक कितने लोगों के लिए जमानतदार बन चुका है, जिसमें वह वर्तमान अभियुक्त भी शामिल है। उसे इन सभी व्यक्तियों से संबंधित सभी जरूरी और प्रासंगिक जानकारी भी देनी होगी, जैसे उनके नाम, किस मामले में जमानत दी थी आदि। महत्व पारदर्शिता। यह जमानत प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है। और जमानतदार की विश्वसनीयता। यह न्यायालय को जमानतदार की वास्तविक वित्तीय क्षमता और उसकी जिम्मेदारी का आकलन करने में मदद करती है। एक व्यक्ति जो बहुत से लोगों के लिए जमानतदार है, उसकी वित्तीय क्षमता या गंभीरता कम हो सकती है। धोखाधड़ी पर रोक। यह नकली या पेशेवर जमानतदारों द्वारा जमानत प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है। जोखिम का मूल्यांकन। न्यायालय यह देख सकता है कि क्या जमानतदार ने इतनी अधिक जमानत ली है कि यदि अभियुक्त फरार हो जाए तो वह सभी बंध पत्रों की राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। संक्षेप में, धारा 496 अनिवार्य करती है कि जमानतदार न्यायालय को उन सभी व्यक्तियों की संख्या और विवरण बताएं जिनके लिए वे पहले ही जमानतदार बन चुके हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और पर्याप्तता का सही आकलन किया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 487 जो हिरासत से मुक्ति डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी से संबंधित है। 21 सारासत धारा 487 हिरासत से मुक्ति। यह धारा उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जिसके तहत एक बार जब जमानत या उपस्थिति के लिए बंधपत्र निष्पादित हो जाता है तो अभियुक्त को हिरासत से रिहा किया जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को भी स्पष्ट करती है। एक बंधपत्र निष्पादन पर रिहाई। जैसे ही बंधपत्र, बॉन्ड या जमानत बंधपत्र, बेल बॉन्ड निष्पादित हो जाता है, जिस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए इसे निष्पादित किया गया है उसे रिहा कर दिया जाएगा और
जब वह जेल में है तो उसे जमानत पर स्वीकार करने वाला न्यायालय जेल के प्रभारी अधिकारी को रिहाई का आदेश जारी करेगा और ऐसा अधिकारी आदेश प्राप्त होने पर उसे रिहा कर देगा। सरल शब्दों में, ओ जैसे ही कोई व्यक्ति जमानत का बंधपत्र या सिर्फ व्यक्तिगत बंधपत्र भर देता है, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ओ अगर वह व्यक्ति पहले से ही जेल में है, तो जिस अदालत ने उसे जमानत दी है, वह जेल के अधिकारी को उसे रिहा करने का आदेश भेजेगी। ओ जेल अधिकारी को वह आदेश मिलते ही उसे व्यक्ति को रिहा करना होगा। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि एक बार जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के उसकी स्वतंत्रता वापस मिल जाए। यह कानूनी प्रक्रिया की दक्षता और व्यक्तियों के अधिकारों के सम्मान पर जोर देता है। 2. अन्य मामलों में हिरासत जारी रहना 2. इस धारा 478 किन मामलों में जमानत ली जाएगी? या धारा 480 अजमानतीय अपराध में कब जमानत ली जा सकती है में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जिससे ऐसे किसी भी व्यक्ति की रिहाई की आवश्यकता हो जो उस मामले के अलावा किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में रखे जाने के लिए उत्तरदायी है, जिसके संबंध में बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित किया गया था। सरल शब्दों में, ओ यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में हिरासत में रखा गया है, ओ और उसे केवल एक मामले में जमानत मिली है, यानी एक बंधपत्र या जमानत बंधपत्र भरा गया है, ओ तो धारा 427, 478 या 480 के तहत उसे पूरी तरह से रिहा करने की कोई बाध्यता नहीं है। और यदि वह व्यक्ति किसी अन्य अपराध या कानूनी कारण से अभी भी हिरासत में रखने योग्य है, तो उसे उस दूसरे मामले के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति पर चोरी, जमानतीय और हत्या अजमानतीय दोनों का आरोप है। उसे चोरी के मामले में जमानत मिल जाती है। इस धारा के अनुसार उसे हत्या के आरोप में अभी भी हिरासत में रखा जा सकता है, भले ही उसे चोरी के लिए जमानत मिल गई हो। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि एक मामले में जमानत मिलने से अन्य कानूनी जिम्मेदारियों या लंबित आरोपों से छूट न मिले। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में समेकन और प्रक्रियाओं की सुसंगति को बनाए रखता है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 487 जमानत प्रक्रिया के अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चरण को रेखांकित करती है। वह है हिरासत से वास्तविक रिहाई। यह सुनिश्चित करती है कि बंधपत्र निष्पादित होने के बाद तुरंत रिहाई हो, जबकि यह भी स्पष्ट करती है कि यह रिहाई केवल उस विशिष्ट मामले तक सीमित है जिसके लिए जमानत दी गई थी और अन्य लंबित कानूनी दायित्वों को प्रभावित नहीं करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 448, जो जब पहली बार ली गई जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट से संबंधित है। धारा 468, जब जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति। यह धारा न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि किसी कारणवश गलती, धोखाधड़ी आदि पहले स्वीकार किए गए जमानतदार अपर्याप्त पाए जाते हैं या बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, तो न्यायालय अभियुक्त को पर्याप्त जमानतदार पेश करने का आदेश दे सकता है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे जेल भेज सकता है। यदि गलती, मिस्टेक, धोखाधड़ी, फ्रॉड या अन्यथा किसी अन्य कारण से अपर्याप्त जमानतदार इनसफिशिएंट श्योरिटीज स्वीकार कर लिए गए हैं या यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, यह निर्देश देते हुए कि जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त जमानतदार खोजने का आदेश दे सकता है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे जेल भेज सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ समस्या, जब किसी को जमानत दी गई थी उस समय जो जमानतदार स्वीकार किए गए थे वे या तो गलती से, धोखाधड़ी के कारण या किसी अन्य कारण से पर्याप्त नहीं थे, जैसे उनकी वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, या जमानतदार शुरू में पर्याप्त थे लेकिन बाद में वे अपर्याप्त हो गए,
जैसे उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी या उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। ओ न्यायालय की कार्रवाई। 1, न्यायालय ऐसे व्यक्ति जिसे जमानत मिली थी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर सकता है ताकि उसे वापस न्यायालय के सामने लाया जा सके। 2, न्यायालय फिर उसे नए और पर्याप्त जमानतदार खोजने का आदेश देगा। 3, परिणाम यदि वह व्यक्ति नए और पर्याप्त जमानतदार खोजने में विफल रहता है तो न्यायालय उसे जेल भेज सकता है। उदाहरण, ओ किसी ने नकली दस्तावेज पेश करके जमानतदार बनवाया और बाद में यह पता चला ओ एक जमानतदार ने जमानत देने के बाद अपनी सारी संपत्ति बेच दी, जिससे वह अब बंध पत्र की राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। ओ इन दोनों ही मामलों में न्यायालय धारा 488 का उपयोग करके अभियुक्त को वापस बुला सकता है और पर्याप्त जमानतदार पेश करने के लिए कह सकता है या उसे जेल भेज सकता है। महत्व, ओ जमानत की विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करता है कि जमानत प्रणाली विश्वसनीय बनी रहे और जमानतदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सक्षम हो। ओ कानून का प्रवर्तन यह न्यायालय को अपने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने की शक्ति देता है। ओ सार्वजनिक हित की रक्षा यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई व्यक्ति जमानत पर है तो उसके भागने की स्थिति में बंधपत्र की राशि की वसूली संभव हो। संक्षेप में, धारा 488 न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि जमानतदार पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं या बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो वह जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को फिर से हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है और उसे पर्याप्त जमानतदार पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा न करने पर उसे जेल भेजा जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 जो जमानतदारों की उन्मुक्ति डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज से संबंधित है। धारा 490 जमानतदारों की उन्मुक्ति यह धारा उन परिस्थितियों और प्रक्रिया को बताती है जिनके तहत एक जमानतदार श्योरिटी खुद को जमानत की जिम्मेदारी से मुक्त डिस्चार्ज कर सकता है। यह जमानतदार को अपने दायित्व से हटने का कानूनी रास्ता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की उपस्थिति अभी भी सुनिश्चित हो। इन जमानतदार का आवेदन बेक किसी व्यक्ति की जमानत पर रिहाई के लिए उसकी उपस्थिति और हाजिरी के लिए सभी या कोई भी जमानतदार किसी भी समय मजिस्ट्रेट को बंधपत्र को या तो पूर्णतः या जहां तक आवेदकों से संबंधित है उन्मोचित करने के लिए आवेदन कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कराने के लिए जमानत श्योरिटी दी है, ओ तो वह एकल जमानतदार हो या सभी जमानतदार मिलकर किसी भी समय मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। ओ आवेदन का उद्देश्य यह है कि मजिस्ट्रेट उन्हें बंधपत्र से मुक्त कर दे। यह मुक्ति या तो पूरे बंधपत्र से हो सकती है यदि सभी जमानतदार आवेदन कर रहे हैं, या केवल उन जमानतदारों से संबंधित हिस्से से यदि केवल कुछ जमानतदार आवेदन कर रहे हैं। महत्व, यह जमानतदारों को उनके दायित्व से हटने का कानूनी मार्ग प्रदान करता है, खासकर यदि उन्हें लगता है कि अभियुक्त अब विश्वसनीय नहीं है या वे अब जमानत की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। 2, अभियुक्त को पेश करने का वारंट। 2, ऐसे आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट अपनी गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा जिसमें यह निर्देश होगा कि ऐसे रिहा किए गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए। सरल शब्दों में, ओ जब जमानतदार मुक्ति के लिए आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट सीधे अभियुक्त को जेल नहीं भेजेगा, बल्कि वह एक गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। ओ इस वारंट का उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति अभियुक्त को जिसे जमानत पर रिहा किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि जमानतदार को मुक्त करने से पहले अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जाए ताकि उसकी उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। 3, बंधपत्र से उन्मुक्ति और नई जमानत की मांग।
3, वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के पेश होने पर या उसके स्वैच्छिक आत्मसमर्पण वॉलंटरी सरेंडर पर मजिस्ट्रेट बंध पत्र को या तो पूर्णतः या जहां तक आवेदकों से संबंधित है उन्मोचित करने का निर्देश देगा और ऐसे व्यक्ति से अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने के लिए कहेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे जेल भेज सकता है। सरल शब्दों में, ओ जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, चाहे वारंट के कारण या अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण करके, ओ तो मजिस्ट्रेट जमानतदारों को बंधपत्र से मुक्त कर देगा जितने जमानतदारों ने आवेदन किया है। ओ इसके बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को नए और पर्याप्त जमानतदार खोजने का आदेश देगा। ओ परिणाम, यदि अभियुक्त नए और पर्याप्त जमानतदार खोजने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उसे जेल भेज सकता है। महत्व, यह जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त करता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त की उपस्थिति अभी भी कानून द्वारा सुनिश्चित हो। यदि अभियुक्त नए जमानतदार नहीं ढूंढ पाता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 429 जमानतदारों को अपने दायित्वों से कानूनी रूप से मुक्त होने का एक स्पष्ट और संरचित तरीका प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जमानतदार अपनी जिम्मेदारी से हट सकें, लेकिन इस प्रक्रिया में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी हो, जिससे न्याय प्रणाली की अखंडता और दक्षता बनी रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 490, जो बंधपत्र के बदले जमा, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजेंस से संबंधित है। धारा 490 बंधपत्र के बदले धन या सरकारी प्रॉमिसरी नोट जमा करने की अनुमति। यह धारा उन मामलों में एक विकल्प प्रदान करती है जहां किसी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। यह उन्हें बंधपत्र निष्पादित करने के बजाय एक निश्चित राशि जमा करने की अनुमति देती है। जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा एक बंधपत्र, बॉन्ड या जमानत बंधपत्र, बेल बॉन्ड निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी सद्भाव, गुड बिहेवियर के लिए बंधपत्र के मामले को छोड़कर उसे एक राशि या सरकारी वचन पत्र, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स जमा करने की अनुमति दे सकता है, जितनी राशि न्यायालय या अधिकारी निर्धारित करे ऐसे बंधपत्र के निष्पादन के बदले में। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति, यदि कोई अदालत या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी उपस्थिति या जमानत के लिए कोई बंधपत्र भरे, जैसे व्यक्तिगत बंधपत्र या जमानतदार के साथ जमानत बंधपत्र। ओ अपवाद, यह नियम सद्भाव के लिए बंधपत्र यानी शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए भरे जाने वाले बंधपत्र पर लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में केवल बंधपत्र ही लिया जाएगा। ओ क्या अनुमति दे सकता है? उपरोक्त अपवाद को छोड़कर न्यायालय या अधिकारी उस व्यक्ति को 2 विकल्प दे सकते हैं। 1, बंधपत्र निष्पादित करना, या 2, बंधपत्र में निर्धारित राशि के बराबर नकद पैसे जमा करना या सरकारी वचन पत्र, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स जमा करना। ओ उद्देश्य, यह विकल्प बंधपत्र को औपचारिक रूप से भरने की आवश्यकता को समाप्त करता है, खासकर जब व्यक्ति के पास जमानतदार न हो या वह बंधपत्र की औपचारिकताओं से बचना चाहे। उदाहरण, ओ रमेश को जमानत मिलती है और उससे 20,000 रुपए का जमानत बंधपत्र भरने को कहा जाता है। धारा 490 के तहत रमेश के पास 2 विकल्प हैं। 1, 20,000 रुपए का जमानत बंधपत्र भरें जिसमें 1 या 2 जमानतदार हों। 2, या यदि न्यायालय अधिकारी अनुमति दे तो 20,000 रुपए नकद जमा कर दें या 20,000 रुपए के सरकारी वचन पत्र जमा कर दें। महत्व, ओ लचीलापन, यह जमानत प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करता है जिससे लोगों को बंधपत्र निष्पादित करने के पारंपरिक तरीके के अलावा एक वैकल्पिक तरीका मिल सके। ओ जमानतदार की अनुपलब्धता, यह उन मामलों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जहां अभियुक्त के पास पर्याप्त जमानतदार नहीं हैं लेकिन उसके पास आवश्यक राशि है।
ओ प्रक्रिया को सरल बनाना, यह प्रक्रिया को सरल बना सकता है और हिरासत में बिताए जाने वाले समय को कम कर सकता है, खासकर छोटे मामलों में। ओ सद्भाव के लिए बंधपत्र का अपवाद। सद्भाव के लिए बंधपत्र एक निवारक प्रकृति का होता है और इसमें आमतौर पर व्यक्ति के भविष्य के आचरण की गारंटी शामिल होती है, जिसके लिए एक व्यक्तिगत वचनबद्धता की आवश्यकता होती है, जो केवल मौद्रिक जमा से पूरी नहीं होती। संक्षेप में, धारा 490 न्यायालयों और अधिकारियों को यह विवेकाधीन शक्ति देती है कि वे सद्भाव के बंधपत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के बंधपत्र या जमानत बंधपत्र के बदले में नकद राशि या सरकारी वचन पत्र जमा करने की अनुमति दे सकें।